कैसे हैं आप लोग? तो आओ क्या अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी नहीं? बहुत तेज हो रहा है। दोस्तों आज मैं जो मूवी लेके आया हूँ उसका नाम है बिफोर आई गो टू स्लीप। दोस्तों जरा सोच कर देखो क्या होगा अगर तुम सोकर उठो और तुम्हें पुराना कुछ भी याद ना हो, बिल्कुल हमारे पप्पी भाई की तरह। दोस्तों ये स्टोरी है क्रिस्टीन लुकस नाम की एक औरत की जो सुबह उठकर अपनी याददाश्त खो देती है और कल रात उसने क्या कांड किए उसे याद नहीं रहते। अब सवाल ये उठता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसे ये घातक बीमारी हुई। उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, भूलने से पहले वो क्या क्या कांड करती है। चलिए दोस्तों इस मज़ेदार सी मूवी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जान लो, इस मूवी की स्टोरी इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप मूवी को स्किप करोगे तो आपको मूवी की स्टोरी समझ नहीं आएगी। और फिर दोस्तों कमेंट में मत लिखना कि मैंने मूवी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक 40 साल की औरत को दिखाया जाता है। खैर जो 40 साल की किसी भी एंगल से नहीं लगती है, जो कि नींद से जागती है और अपने आसपास हो रही चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही होती है। वो ना तो उस घर को पहचान पा रही थी जिसमें वो रहती है और ना ही उस आदमी को पहचान पा रही थी जो उसके बेड पर सोया हुआ है। रूम में जाकर वह कुछ तस्वीरें देखती है जिसमें वह उस आदमी के साथ होती है, और जब वो बाहर आती है तो वो आदमी उसे बताता है कि मेरा नाम बेन ल्यूकस है और मैं तुम्हारा पति हूँ। आज से 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगी थी और तब से सोकर उठने के बाद से तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता और पिछले 20 सालों के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। बेन जब घर से जा रहा होता है तो क्रिस्टीन के पास एक कॉल आती है और तब उसकी बात होती है डॉक्टर नैश से, जो कि उसका इलाज कर रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं कि क्रिस्टीन के वार्डरोब में एक कैमरा रखा हुआ है जिसमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है जो उसे समझ आती है या याद आती है, और इसी कैमरे से उसे अपनी याददाश्त वापस पाने में मदद मिल सकती है। डॉक्टर नैश ने यह कैमरा क्रिस्टीन को बेन से छुपा के रखने के लिए कहा है क्योंकि इस टाइम पे वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। यह कैमरा डॉक्टर नैश ने क्रिस्टीन को 2 हफ्ते पहले दिया था और उस टाइम उन्होंने क्रिस्टीन को बताया था कि आज से 10 साल पहले तुम पुलिस को एक इंडस्ट्रियल एरिया में बिना कपड़ों के मिली थी। किसी ने तुम्हारे सर पर काफ़ी बार वार किए थे और तुम्हें मारने की कोशिश की थी। डॉक्टर नैश क्रिस्टीन से ये कहते हैं कि शायद बेन नहीं चाहता कि तुम्हें उस अटैक के बारे में कुछ भी याद आए, शायद इसीलिए उसने तुमसे कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। क्रिस्टीन अब बेन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वह नहीं जानती कि वह उससे और क्या क्या छुपा रहा है। अब क्रिस्टीन उस कैमरे में डेली नई नई जानकारी रिकॉर्ड करती थी और फिर एक दिन डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को उसी इंडस्ट्रियल एरिया में लेकर गए जहाँ पर वह पुलिस को मिली थी। वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी बताता है कि जब क्रिस्टीन मिली थी तो उस टाइम पर उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था और उसने अपनी पूरी बॉडी को एक बेड शीट से ढक रखा था, जिसका मतलब यह है कि वह किसी होटल रूम में रह रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद डॉक्टर नैश कहते हैं कि हो सकता है कि उस रात तुम बेन के साथ नहीं बल्कि किसी और आदमी के साथ उस होटल रूम में थी। इसके बाद डॉक्टर नैश उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर क्रिस्टीन को कुछ पुरानी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिनकी मदद से उसे क्लेयर नाम की एक लड़की याद आती है जो किसी ज़माने में क्रिस्टीन की दोस्त हुआ करती थी। क्रिस्टीन बेन से क्लेयर के बारे में पूछती है, तब बेन बताता है कि किसी ज़माने में वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जिसने एक्सीडेंट के बाद तुमसे दोस्ती तोड़ दी और रहने दूसरे शहर चली गई। अगले दिन बेन क्लेयर और क्रिस्टीन की सारी तस्वीरें छुपा देता है और जब क्रिस्टीन वो रिकॉर्डिंग फिर से देखती है तो उसे समझ आता है कि उसे बेन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन तस्वीरों को फिर से देखने के बाद क्रिस्टीन को याद आता है कि एक बार उसने क्लेयर से कहा था कि वह प्रेग्नेंट है और उसे अपने पेट पर प्रेगनेंसी के स्ट्रेस मार्क्स भी दिखते हैं। क्रिस्टीन गुस्से में बेन से अपने बच्चे के बारे में पूछती है, तब बेन उसे बताता है कि उनका एक बेटा था जो कि अब मर चुका है। क्रिस्टीन के शांत होने के बाद वह उसे बताता है कि उनके बेटे का नाम एडम था और वह जब 8 साल का था तब वह बीमार हो गया था और वह गुजर गया। एडम की कुछ तस्वीरें और एक नोट दिखाने के बाद जिसमें लिखा हुआ था कम बैक मॉम। बेन उसे बताता है कि जब वह बीमार था तो क्रिस्टीन एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में थी। यह सुनकर क्रिस्टीन एडम की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है और वह कैमरे में भी सेम बात रिकॉर्ड कर लेती है। अगली सुबह जागने के बाद क्रिस्टीन को कुछ पुरानी बातें याद आती है जिसमें उसे एक माइक नाम का आदमी दिखता है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद क्रिस्टीन डॉक्टर नैश से मिलती है और वह उन्हें बताती है कि आपके साथ मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ
और इतना बोलकर क्रिस्टीन डॉक्टर नैस के काफ़ी करीब आने लगती है। तभी उसे डॉक्टर नैस का आई कार्ड दिखाई देता है, जिस पर डॉक्टर नैस का नाम माइक लिखा होता है। उसे देखकर क्रिस्टीन काफ़ी डर जाती है, यह सोचकर कि जिस आदमी ने क्रिस्टीन को मारा था वह कोई और नहीं डॉक्टर नैस है। वो वहाँ से भागने लगती है। डॉक्टर नैस उसे पकड़कर बेहोश कर देता है और उसे उसके घर पर छोड़ आता है, जिसके बाद वह उसे रात को फ़ोन कर बताता है कि अभी तुम्हारा दिमाग कन्फ्यूज्ड है, तुम्हें पूरी बातें याद नहीं आई है। और फिर वो डॉक्टर नैस से मिलती है, जो उसे बताते हैं कि जब तुम बीमार थी तो बेन ने तुम्हें डिवोर्स दिया था और तुम्हें हमारे ही हॉस्पिटल में रखा था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो तुम्हें अपने साथ ले गया। तुम्हारी दोस्त क्लैर ने बार बार तुम्हारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसे नहीं पता था कि तुम डिस्चार्ज हो गई हो, और मुझे अभी रिसेप्शन से उसका नंबर मिला है, शायद क्लैर तुम्हारी कुछ मदद कर सके चीज़ों को समझने में। इसके बाद क्रिस्टीन क्लैर को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब क्रिस्टीन क्लैर को पहली बार देखती है तो वह उसे पहचान लेती है। क्लैर क्रिस्टीन को बताती है कि तुम्हारे ऊपर हुए अटैक से पहले तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा था, और तुम्हारे याददाश्त खोने के बाद मेरे और बेन के बीच में एक बार कुछ हुआ था, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सब गलत है तो मैंने शहर छोड़ने का फ़ैसला किया। और क्लैर क्रिस्टीन को कुछ चिट्ठियाँ देती है जो कि बेन ने उसके लिए लिखी थी, और क्लैर से कहा था कि जब क्रिस्टीन की याददाश्त वापस आने लगे तो वह ये चिट्ठियाँ उसे दे दे। उन चिट्ठियों में बेन ने लिखा था कि वह क्रिस्टीन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसे एडम के लिए क्रिस्टीन को छोड़ना होगा, क्योंकि एडम क्रिस्टीन की हालत से डरने लगा था और कहता है कि प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझना। यह सब कुछ पढ़ने के बाद क्रिस्टीन इमोशनल हो जाती है और उसे बेन पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है। यह सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद वह बेन को उस कैमरे और अपने ट्रीटमेंट के बारे में सब बता देती है। बेन यह सब कुछ जानने के बाद क्रिस्टीन से पूछता है, तुम्हारा और डॉक्टर नैस का अफेयर चल रहा है या नहीं? इसके बाद क्रिस्टीन क्लैर को कॉल कर सारी बातें बताती है। क्लैर कहती है कि वह बेन के पास कॉल कर उसे समझाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्लैर क्रिस्टीन को वापस कॉल करती है और वो बताती है कि बेन ने कहा है कि उसने क्लैर को पिछले 10 सालों से नहीं देखा। और यहाँ रिवील होता है मूवी का मेन प्लॉट। जिस बंदे के साथ क्रिस्टीन रह रही थी दरअसल वो बेन था ही नहीं। धीरे धीरे क्रिस्टीन को और भी बातें याद आने लगती है। इसके बाद क्रिस्टीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी फिर से दोस्तों उसे बेहोश कर अपने पास सुला लेता है। क्रिस्टीन फिर से नींद से जागती है और वो पुरानी बातें भूल चुकी होती है। उसके लिए सब कुछ फिर से नया था। उसे फिर से वो कैमरा मिलता है जिसमें उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग यह थी कि वह बेन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उसके बाद की रिकॉर्डिंग हमारे सो कॉल्ड बेन ने डिलीट कर दी होती है, जिनमें सारी सच्चाई छिपी हुई थी। इसके बाद वो आदमी क्रिस्टीन के पास कॉल करता है और कहता है, मैं तुम्हें एनिवर्सरी पर कहीं ले जाना चाहता हूँ, अपना सामान पैक कर लो। और फिर वह सीधा डॉक्टर नैस के पास जाता है और उससे कहता है कि आज के बाद क्रिस्टीन से दूर रहना। उस रात वो क्रिस्टीन को उसी होटल में लेके जाता है जो होटल क्रिस्टीन की धुंधली यादों में दिखाई देती है, और ये वही होटल था जिसके पास क्रिस्टीन पुलिस को अधमरी हालत में मिली थी। और अब वो इंसान क्रिस्टीन को सारी सच्चाई बताता है कि मैं बेन बनने का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हारे पास रह सकूं और तुम्हें यूज़ कर सकूं, और मेरा नाम माइक है, और आज तुम्हारी जो भी कुछ हालत है वो मेरी ही वजह से है। और अब क्रिस्टीन को याद आता है कि माइक का और उसका अफेयर था, जिस पर माइक यह चाहता था कि वह इस अफेयर के बारे में बेन को बता दे, जिस पर क्रिस्टीन ने कहा कि वह ये सब मज़े के लिए करती है और वह उसे प्यार व्यार नहीं करती। यह सुनकर माइक ने क्रिस्टीन को बहुत बुरी तरह से मारा और उसे अमेजिया हो गया। और बातों ही बातों में माइक उसे यह भी बताता है कि उसका बेटा एडम आज भी जिंदा है, लेकिन तुम मेरी हो और ज़िंदगी भर तुम मेरे साथ ही रहोगी। एडम की जिंदा होने की खबर सुनकर क्रिस्टीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसमें उन दोनों की काफ़ी देर तक हाथापाई होती है, और फिर क्रिस्टीन वहाँ से भाग निकलती है। रूम से बाहर निकलते ही क्रिस्टीन होटल का अलार्म बजा देती है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आकर उसे बचा लेती है, और एम्बुलेंस में बैठे बैठे वह सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ डॉक्टर नैस उसके सामने बैठे हुए होते हैं और उसे बताते हैं कि माइक को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, और उससे मिलने कोई गेस्ट आया है। और मूवी के अंत में यहाँ पर एंट्री होती है हमारे असली बेन की। और अब ये क्रिस्टीन से दूर रहने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन क्रिस्टीन इस
को पहचान तक नहीं पाती। और फिर जब ये क्रिस्टीन को एडम के बारे में बताता है तो क्रिस्टीन को कुछ बातें याद आने लगती है। बैन बाहर जाता है और उनके बेटे को अंदर लेकर आता है। पूरे 10 सालों के बाद यह एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एडम को देखते ही क्रिस्टीन को वो बात याद आती है जो वो एडम से बचपन में कहा करती थी। और एट द एंड अपने बेटे से मिलने के बाद क्रिस्टीन की याददाश्त वापस आने लगती है। दोस्तों, इस मूवी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लव, अफेक्शन और अफेयर्स, इन 3 चीज़ों से दूर रहो।